नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं वो है टर्म 1 से रिलेटेड और क्लास 11 से रिलेटेड। हम चैप्टर 9 करने जा रहे हैं क्लास 11 का सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो कि क्लास 11 के लिए टर्म 1 में पूछा जाएगा। टर्म 1 जो है MCQ बेस्ड है और उन्होंने सिलेबस काफ़ी कम करा हुआ है। तो आज के इस एक मात्र वीडियो सेशन में हम सीक्वेंस एंड सीरीज को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो सिलेबस बहुत ही कम है, तो हम जो है उसके हिसाब से और थोड़ा तेजी से करके हम कंसेप्ट्स पूरा ही समझेंगे। कोई भी कंसेप्ट हम मिस नहीं करेंगे। जो भी सिलेबस में हमें दिया हुआ है हम स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस करेंगे, राइट। तो हम जो है आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सीक्वेंसेस का क्या मतलब है। सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है, हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं या फिर जैसे नंबर्स ही हैं, टर्म्स हैं, तो वो अगर एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। इवन सीक्वेंस जो है किसी एक्टिविटी का भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज अगर कुछ डिफाइंड पैटर्न के हिसाब से हो रहा है तो हम उसको सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हम मैथमेटिक्स में नंबर्स को ही सीक्वेंस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अब उन घटनाओं को या उन ग्रुप्स को ऐसे हम देखने नहीं जाते कि अब कहाँ पर सीक्वेंस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो हम अगर सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से चलें तो उसमें यह है कि सीक्वेंस ये हो गया कि कोई भी जो एक नंबर का पैटर्न होगा, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड होगा। मतलब प्री डिफाइंड टर्म्स होंगे उसमें। मतलब एक के बाद जो दूसरा टर्म आएगा, दूसरे के बाद जो तीसरा टर्म आएगा, तीसरे के बाद जो चौथा टर्म आएगा, उन सभी में आपस में एक रिलेशनशिप होगा, तो हम उसको एक सीक्वेंस की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। जैसे सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि आप अगर इन शॉर्ट ये देखें तो कोई भी आपको एक नंबर का जो एक बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, एक के बाद एक लिखा हुआ दिया हुआ है, तो हम जो है उसको सीक्वेंस तब कहेंगे अगर उनमें आपस में हर एक टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और वही रिलेशन जो है आपको थ्रू आउट पूरे जितने भी टर्म्स, जितने भी उस ग्रुप में नंबर्स दिए होंगे, वो सारे टर्म वाइज, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से जो रिलेशन है, सेकेंड का जो थर्ड से है, थर्ड का जो फोर्थ से है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या कुछ मल्टीप्लाई होके बन रहा है, तो वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस वही होता है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम बेसिकली करते हैं। तो हम अगर फाइनली ये कह दें कि अगर हमें कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय कॉमास लिखा हुआ है, तो हम अगर उनके nth टर्म को डिफाइन करें और वो n की अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे 1 के लिए पहला टर्म, 2 के लिए दूसरा टर्म, 3 के लिए तीसरा टर्म दे रहा हो और इसी तरह से सो ऑन, तो मतलब n अगर 10 लें तो हमें 10th टर्म मिल रहा है, तो हम उसको सीक्वेंस कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म हमेशा हमारे पास डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, रिटर्न इन ऑर्डर दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय कॉमास दिया हुआ है,
तो हम उसको सीक्वेंस तब कहेंगे अगर हम वहां पर एक टर्म डिफाइन कर सकें जो कि लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा होगा और n की अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट, n इज इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड, n इज इक्वल टू 10 के लिए 10th, n इज इक्वल टू 20 के लिए 20th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम उसको एक सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो सीक्वेंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए या 2 का गैप होना चाहिए या 3 का गैप होना चाहिए। सीक्वेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे एक सीक्वेंस का एग्जांपल हम लेते हैं, an मान रखिए कि किसी सीक्वेंस में है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस देगा। अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा a1 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना बन रहा है, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस 2 और फिर माइनस 1, तो बेसिकली ये 2 दे रहा है, तो हमारा ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस 1, तो 4 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से a3 अगर होगा हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि 2n है तो n की जगह पे हम 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 एंड माइनस 1 विल बी देयर, तो ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 1, तो ये आ गया 14। अब देखिए इस तरह के जो सीक्वेंस बन रहे हैं हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो अगर आप देखेंगे अगर ये कॉमा से सेपरेटेड आपको दे दिए जाएं, क्योंकि nth टर्म तो आपका आएगा वही, क्योंकि यहां पर अब कोई चेंजेस होगा नहीं, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 ही होगा। तो हम अगर इस तरह के सीक्वेंस को लिखते हैं तो हमारे पास जो है ये सीक्वेंस कैसा सा दिखेगा, ये दिखेगा 2 7 फिर 14 फिर सो ऑन और फिर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अगर इसका nth टर्म नहीं लिखा हुआ है तो बहुत आसान नहीं है कि हम इसका nth टर्म निकाल पाए। ठीक है, थोड़ा उसमें प्रोसेस लगेगा, तो हम उतना डिटेल में चूंकि करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना है नहीं। तो सीक्वेंस मोटा मोटी ये हुआ कि आपको सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हो सकता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में दूसरा एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम, तो अब ये इससे रिलेटेड है। मान रखिए कि हम 1 3 5 7 इस तरह से ले लेते हैं, तो ये भी तो एक सीक्वेंस हुआ। अब यहां पर क्या है कि इट इज इजी टू डिटरमाइन कि क्या हो रहा है, अगला टर्म कैसे हम निकालेंगे। यहां पर अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप अगला टर्म थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, बात समझ रहे हैं, इतना आसानी से नहीं निकलेगा, पर इसमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें nth टर्म की जरूरत भी नहीं है, फटाफट निकल जाएगा कि भाई 2 का गैप हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का बेसिकली यही मतलब है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे हमारे पास, वो ऑर्डर्ड नंबर्स होंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे और दे विल फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। वो प्री डिफाइंड पैटर्न होगा जो कि उसको वो फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर एक टर्म जो है उस पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, इसीलिए हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अब दूसरा टर्म है यहां पर सीरीज। तो फिर सीरीज क्या है, तो सीरीज क्या है, सीरीज और सीक्वेंस में बहुत ही डिफरेंस जो है हेडलाइन है, बहुत ही कम। मतलब सीरीज हम कैसे कहते हैं, तो किसी सीक्वेंस के रिलेटेड होता है सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस के रिलेटेड होता है सीरीज, तो वो क्या होगा। अब जैसे मान रखिए कि आपके पास ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसके रिलेटेड जो सीरीज होगा वो क्या होगा, तो आप जो है इनके टर्म्स के बीच में प्लस लिख दीजिए, तो वो जो बन रहा है रिजल्टेंट जो आपको मिल रहा है वो सीरीज हो गया। समझ में आई बात।
तो ये आ गया n² प्लस 2n और -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे इस सीक्वेंस के रिलेटेड अगर हमें सीरीज लिखना है तो 1 + 3 + 5 + 7 + so on लिख देंगे, तो ये एक सीरीज हो गया। समझ में आया? तो सीक्वेंस और सीरीज में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, हेयरलाइन डिफरेंस होता है। सीक्वेंस में कॉमास होते हैं हमारे पास, जबकि सीरीज में प्लस हो जाता है। ठीक है, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मतलब हम जो सम निकालते हैं वो सम ऑफ सीरीज निकालते हैं, और अगर हमें सीक्वेंस के टर्म्स दिए हुए हैं तो हम उनको सीरीज में डाल के फिर हम सम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा कहेंगे सम द सीरीज, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम सीक्वेंस के अलग अलग टाइप्स को देखते हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहला जो टाइप है हमें जो सिलेबस के हिसाब से करना है वो है एपी। एपी आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है। तो हम एपी देखते हैं कि एपी क्या होता है हमारे पास। एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, एपी हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है a + d, a + 2d, a + 3d। इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएं तो एक सिचुएशन आएगा जब हमारे पास a + n-1 इंटू d आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, जिसको कि हम an से डिनोट कराते हैं, तो वो जो है क्या होगा, a + n-1 और इंटू d। यहां पर जो d है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां पर nth टर्म तो हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हम अगर देखें तो हमें सम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स होता है यहाँ पर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, ये d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनके जितने टर्म्स के हमें सम चाहिए वो है। तो ये सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है। तो Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वो है n/2 और ये होता है a1 + an। ठीक है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है किसी भी एपी का और उसका आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है और उनके बीच में कितने टर्म्स हैं या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिनके सम आपको निकालने हैं, उसमें फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है वो आपको पता है और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पता है, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगाते हैं जब हमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में आपको n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो इसका जो है n/2 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n + 1/2। ठीक है, तो आपको फिर बताया जाता है कि जैसे अगर 1 से लेके 10 तक का सम करना है तो आप जो है कुछ नहीं करो, क्या करो, यहां पर जैसे 10 टर्म्स है तो 10/2 इंटू इसको एक और बढ़ा दो 11 कर दो, तो यही आएगा। देखिए आप फॉर्मूले से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 5 टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 11 विल गिव यू 55। तो एज अ रिजल्ट हमारा ये आंसर आ जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम निकाल लेते हैं n इंटू n + 1/2। ये वही है, देखिए आप इसको ये लिखिए या फिर आप इसको n इंटू n +
1/2 लिखिए, दोनों ही है, दोनों ही वैलिड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने सम ऑफ n टर्म्स का दो फॉर्मूला निकाल लिया एपी के लिए। अगर एपी में हमें दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये दिया हुआ है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें जो हमें और एक चीज करना है हमारे सिलेबस के हिसाब से, 2021-22 के सिलेबस के हिसाब से, वो है अरिथमेटिक मीन निकालना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मीन क्या होता है, पहले हम उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें जो है अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब अगर हम उसका एब्रीविएशन करें तो वो एम हो गया, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर एम निकालना है। तो हाउ कैन वी गेट एम, या फिर पहले देखते हैं कि एम होता क्या है। अगर हम ये चीज समझ पाएंगे तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें एम निकालने में, ठीक है। तो एम अरिथमेटिक मीन होता है। तो वो होता क्या है, जैसे मान रखिए कि आपके पास एक एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये एक एपी है, एपी के कुछ टर्म्स दिए हुए, एक्चुअली 6 टर्म्स दिए हुए, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसको और इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया। और जो इनके बीच में ये 4 नंबर्स आ रहे हैं उनको हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। अब चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो हम इनको अरिथमेटिक मीन कहेंगे, एम कहेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ और बना रहे होंगे तो उसके नाम, उसके हिसाब से नेम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एम कहेंगे इन नंबर्स को। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 और 12 आपको दिए हुए हैं, आपको कहेंगे कि 4 नंबर्स आप इनके बीच में डाल दो, जो कि रिजल्टेंट जो हमारे पास 6 टर्म्स होंगे वो एपी में हो। तो मतलब ये जो कह रहे हैं कि 4 नंबर्स डाल दो बीच में, तो वो जो 4 नंबर्स हैं वो 4 नंबर्स क्या हैं, अरिथमेटिक मीन्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें जो है 2 और 12 के बीच में मान रखिए ये 4 नंबर्स डालने हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे डालेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे जैसे हम मानते हैं। अब ये कौन सा हमारे पास, यहाँ पर तो A1 हो गया, ये जो 12 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने 4 नंबर्स डाले हैं। तो मान रखिए कि आपने क्या क्या डाल दिए, A1, A2, A3, A4, ये 4 नंबर्स डाल दिए। तो आपके पास जो टोटल है वो हमारे पास 6 नंबर्स हो गए। तो ये जो लास्ट नंबर है वो 6th नंबर हो गया, और ये फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है A6 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A6 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये कहां से हम गेट करते हैं, हम गेट करते हैं जो हमें एपी का nth टर्म था। एपी का nth टर्म में क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A6 अगर निकालना है तो यहाँ 6 माइनस 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 5D आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब जो है अगर आप देखें तो A1 हमारे पास क्या है, 2 है। उससे पहले अगर आप देखें तो A6 हमारे पास 12 है, और A1 की जगह पे हम डालेंगे 2 और प्लस 5D हो गया। यहां से हमारे पास चूंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो D इज द ओनली वेरिएबल, तो हम जो है D की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो 12 माइनस 2 कराएंगे जो कि हमें 10 दे जाएगा। फिर जो है D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5, और ये बेसिकली कैंसल होके आपके पास 2 दे जाएगा। तो D हमारे पास आ गया 2। अब जो है आपका जो ये A1 है, ये जो AP हमारा बनेगा, जो रिजल्टेंट AP बनेगा उसका सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर A1 जो है
वो निकलेगा A1 ये स्मॉल वाला और प्लस D, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 तो हमारा 2 है और D हमारा 2 निकला है, तो ये 4 आ गया। समझ में आ रही बात। इसी तरह से A2 जब हमें निकालना होगा तो वो निकलेगा A1 प्लस 2D, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ A1 है, यहाँ A1 प्लस D हो रहा है, A1 प्लस 2D हो रहा है A2 के लिए। तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू D तो 2 है, तो 2 प्लस 6 होगी, 2 प्लस 4 हो गया जो कि हमें 6 दे जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है A3 निकालेंगे। A3 क्या आएगा, A3 आएगा A1 प्लस 3D और ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आ गया 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये टोटल आ गया 8। समझ में आ रही होगी बात। और लास्ट A4, क्योंकि हमने 4 ही अरिथमेटिक मीन्स डालने थे, तो A4 हो जाएगा A1 प्लस 4D, तो ये आ गया 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये आ गया 2 प्लस 8 और ये आ गया 10। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड AMs हैं, रिक्वायर्ड AMs हैं वो 4, 6, 8 और 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, 6, 8 और 10। आप देखिए यही है हमारे पास, ठीक है। तो ये AMs का होता है खेल। और कैसे निकालते हैं, तो हम जो है पहले D निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें D ऐड करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें बेसिक बात यह है कि AM आपको आना चाहिए था। AM के बारे में आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम आ जाते हैं, हमने सीक्वेंस कर लिया, सीरीज कर लिया। सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है उसको डिटेल में देख लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया, अरिथमेटिक मीन देख लिया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP, ठीक है। तो जिस तरह से AP है, तो GP जो है, AP चूंकि आपने पढ़ा हुआ था तो आपको पता है कि क्या होता है। यहाँ GP में हमारे पास क्या होगा वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि AP में आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है, टर्म्स के जो है डिफरेंस में एक कॉमन फिक्स डिफरेंस होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म का कुछ मल्टीपल होता है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होके दूसरा नंबर अगला नंबर बन रहा होता है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे अगर मान रखिए कि आपके पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि हर एक टर्म जो है, जैसे यहां से यहां अगर हम जा रहे हैं तो इंटू 2 कराना पड़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो इंटू 2 कराना पड़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो इंटू 2 कराना पड़ रहा है, यहां से भी वही चीज हो रहा है और यहां से भी वही चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया इंटू 2 हो गया। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या हुआ कि कोई चीज मल्टीप्लाई होके हो रहा है, तो यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो कोई भी टर्म है अपने प्रीवियस टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होके बन रहा होता है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो है 2 ही मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर हो सकता है, इवन लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। 1 नहीं होगा, 1 से वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, तो वो GP में भी ले सकते हैं हम, AP में भी ले सकते हैं, तो वो एक अलग ही केस है। क्योंकि जैसे अगर हमारे पास जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो अगर 1 है तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या है कि डिफरेंस भी तो सेम ही हो गया, 0 का डिफरेंस है उनके बीच, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो फिर वो जो है हमारे पास AP की श्रेणी में भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर GP है, तो GP में जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान रखिए कि हमारे पास 16 है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 8, फिर हो गया 4, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 1/4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 16 से 8 कैसे जाएंगे, जब आप डिवाइडेड बाय 2 कराएंगे।
और ये डिवीजन बाय 2 का मतलब है कि इनटू करा रहे हैं हम 1/2 से। डिवीजन बाय 2 या फिर मल्टीप्लीकेशन बाय हाफ वही हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आप जो है इंटू 1/2 करा दीजिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इंटू 1/2 करा दीजिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इंटू 1/2 करा दीजिए। 1 इंटू 1/2 विल गिव यू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 विल गिव यू 1/4 एंड ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलता है। तो ये जो है क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस तरह से क्या हम जनरल टर्म इसका डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किया था, एपी का किया था, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास इसका जो जनरल टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए आर स्क्वायर, AR क्यूब। इस तरह से अगर हम चलें तो हमें एक बीच में ऐसा टर्म आएगा जिसको कि हम AR पावर n-1 लिख सकते हैं और सो ऑन। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर हमने क्या किया, n-1 लिख दिया। n-1 इसलिए लिख दिया कि ये r देखिए सेकेंड टर्म से शुरू हो रहा है, तो जो nth टर्म होगा उसमें r की जो पावर होगी वो एक कम होगा। जैसे देखिए 2 सेकेंड टर्म में 1 है तो 2-1 लिख सकते हैं, थर्ड टर्म में 2 है तो हम 3-1 लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म में 3 है तो हम 4-1 लिख सकते हैं। तो nth टर्म में क्या लिखेंगे, nth टर्म में हम लिखेंगे AR पावर n-1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से हमने AP में nth टर्म को डिफाइन किया था, उसी तरह से GP में हम nth टर्म को डिफाइन करते हैं an इज इक्वल टू AR पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट टर्म हो जाता है, nth टर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स जो है क्या होता है किसी भी GP में, वो होता है AR पावर n-1 बाय r-1। ये कब, ये तब जब आपके पास जो मॉड r है, मॉड r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मॉड r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, और यही फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, A1 - r पावर n हो जाएगा, अपॉन में 1 - r हो जाएगा अगर मॉड r जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो n टर्म्स के सम के लिए दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। एक होता है AR पावर n-1 बाय r-1, मॉड्यूलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर है A1 - r पावर n अपॉन 1 - r, मॉड r जो है लेस देन 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सम ऑफ n टर्म्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और भी चीजें करनी है, जैसे हमें सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म भी करना है। ठीक है, अब इन्फिनाइट टर्म्स का सम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, S इंफिनिटी हो गया। S इंफिनिटी के लिए आप जो फॉर्मूला यूज कराएंगे A बाय 1 - r, बड़ा ही इसका छोटा फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर आपके पास इन्फिनाइट सीरीज दिया हुआ है, इन्फिनाइट जीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनाइट जीपी में क्या होगा, अगर आपके पास वो इंक्रीजिंग जीपी है तो उसके आप इन्फिनाइट टर्म्स के सम जो है नहीं निकाल पाएंगे, या कहें कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा इंक्रीजिंग जीपी के केस में। इंक्रीजिंग जीपी वो होता है जिसमें r जो है आपका मॉड r 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा है तो वो जो है बढ़ता जाएगा हर एक टर्म। जैसे अगर r की वैल्यू आप 2 ले लेते हो, फर्स्ट टर्म आप ले लेते हो 5, ठीक है, तो यहाँ पर a हमने ले लिया 5, r ले लिया 2, ठीक है। तो अगर आप जीपी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 40। इस तरह से अगर चलते जाएंगे, मान रखिए कि हमने इन्फिनाइट टर्म्स कंसीडर कर लिया, तो ये तो सम तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन्फिनाइट टर्म्स का सम हम तभी निकालते हैं जब हमें r जो है वो 1 से छोटा होता है, मतलब मॉड r जो है लेस देन 1 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये
जरूरी कंस्ट्रेंट है जो कि हम एक इन्फिनाइट जीपी पे लगाते हैं ताकि हम उसका सम निकाल पाए। ठीक है बात। तो यहाँ पर जैसे अगर मान रखिए कि आपके पास 1 है प्लस 1/2 है प्लस 1/4 है प्लस 1/8 है प्लस 1/16 है प्लस सो ऑन कर दीजिए और ये इंफिनिटी तक है। तो हम जो है इसका सम जब निकालेंगे तो हमारे पास a कितना है 1 है और r कितना है। r हम कैसे निकालते हैं, r हम निकालते हैं कोई भी दो टर्म्स ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को हम 1 से डिवाइड कराएंगे या फिर 1/4 को हम 1/2 से डिवाइड कराएंगे। तो इन एनी केस हम 1/2 को जैसे 1 से डिवाइड करा रहे हैं तो हमें 1/2 ही आएगा। 1/4 को अगर 1/2 से डिवाइड कराएंगे तो भी हमें 1/2 ही आएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर r जो है क्या है 1/2 है और a हमारे पास 1 है। तो इसका अगर हमें वैल्यू इसकी लिखनी है तो हमें फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया और माइनस 1 माइनस 1/2 1 माइनस r है ना, a बाय 1 माइनस r है, a इज 1 1 माइनस r तो 1 माइनस 1/2 हो गया। तो ये आ गया 1 बाय 1/2 और ये आ गया 2। ठीक है। तो ये जो है क्या बना रहा है, ये है इनफिनाइट जीपी का सम। इसके बेसिस पर आपको एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अभी के सिलेबस के हिसाब से करना है वो है, अभी जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की केस में क्या किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चीजें जानी, फिर हमने अरिथमेटिक मीन किया, उसी तरह से हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। अब हमें उसको फॉर्मली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एम जानते हो तो जीएम भी वही होता है। खाली यही है कि जो सारे टर्म्स को हम एक साथ कंसीडर करें तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा हो। बस इतने चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 है 4 है 8 है 16 है और 32 है। ठीक है। तो हम जो है इन दोनों को क्या कहेंगे, इसको और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम्स कहते हैं हम। और इनको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। अब चूंकि ये देखिए ये जीपी में है तो हम इनको क्या कहेंगे, जीएम्स कहेंगे और हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हो गया ये, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है, एक्सट्रीम्स कहते हैं और मीन कहते हैं। अब मान रखिए कि इनिशियली आपको ये टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या टर्म्स आएंगे, या कहते हैं कि फाइंड 3 नंबर्स जो कि हम इनके 2 और 32 के बीच में डालें और जो रिजल्टेंट सीक्वेंस हमें मिल रहा है वो एक जीपी बना रहा हो। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यही ए है और ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर 3 टर्म्स डाले हैं तो मान रखिए हमने G1 G2 और G3 डाले हैं। तो हम जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो ये 5th टर्म हो गया। तो A5 ये हो गया, A1 हमारे पास ये है। A5 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A1 इंटू, यहाँ प्लस नहीं होगा इंटू होगा, A1 इंटू R पावर 5 माइनस 1, यही होता है ना। nth टर्म क्या होता है, A इंटू R पावर n माइनस 1, A मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमने A1 से डिनोट किया हुआ है तो वहां A1 ले लेंगे, A1 R पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है A1 हमारे पास बेसिकली 2 है और R हमारे पास कितना है, R है वो निकालना है तो R पावर 4 आ गया, राइट। और A5 है हमारे पास 32, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 इधर लाएंगे तो 32/2 हो जाएगा और R पावर 4 हो जाएगा। अब बात ये हो गई कि ये कैंसिल होके हमें क्या दे जा रहा है, 16 दे जा रहा है। तो हम जो है यहाँ पर 16 इज इक्वल टू R पावर 4 लिख देंगे। अब 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर 4 कर सकते हैं और ये हो गया R पावर 4। तो इस तरह से R की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली,
आर की वैल्यू हमारे पास निकल आई है कितनी, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, इवन पावर्स हैं, तो इवन पावर्स के मामले में हमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम जो है यहाँ पर आर की वैल्यू ±2 लिखेंगे क्योंकि ये इवन पावर है। ऑड पावर में हम आराम से निकाल सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा। पर चूंकि यहाँ पर दोनों जगहों पे क्या आ गया है, इवन पावर्स आ गए हैं, तो हमें जो है यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम अगर जीवन की बात करें तो जीवन क्या निकलेगा हमारे पास, जीवन हो गया A1 इंटू आर, ठीक है। A1 है 2, आर हमारा निकला है ±2, ठीक है। तो +-2 हो जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा +-4, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा जो है यहाँ पर G2 की बात करें अगर, तो ये आ जाएगा A1 R², ठीक। अब A1 तो 2 ही रहेगा, R² जब आप प्लस हो या माइनस हो, जब आप स्क्वायर कराते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर। तो +-2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा प्लस मतलब पॉजिटिव टर्म ही रहेगा, ये 8 ही देगा हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा GM, तीसरा GM जो हमें डालना है वो G3 से डिनोटेड हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, A1 और R3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू +-2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू +-8, एज अ रिजल्ट ये क्या बना रहा है, +-16। समझ में आया। तो आपके पास यहाँ पर 2 GP बन रहे हैं। एक तो जब आप 2, 4, 8 और 16 और फिर 32 से बना सकते हैं। दूसरा जो है 2, फिर उसके बाद -4, फिर 8 और फिर -16 और फिर 32 लेके बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 सीक्वेंस ऑफ GMs बनेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो है यहाँ पर जो कंप्लीट करेंगे अगर, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 है, फिर यहाँ पर +-4, फिर यहाँ पर 8, फिर +-16 और फिर 32। तो इनफैक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक GP के टर्म्स नहीं बन रहे हैं, 2 अलग अलग GP के टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो तो कोई बात नहीं, हमें वहां पर अगर एक यूनिक आंसर चाहिए होगा तो वो बताएंगे कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं या ऑल्टरनेटिंग टर्म्स हैं, मतलब पहला टर्म जैसे पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, इस तरह से वो आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने GMs भी कर लिया। GMs कैसे निकालते हैं, इट्स मेथड इज सिमिलर टू गेटिंग AMs since concepts lying between these two are different, so we need to do something different here, otherwise हम कर तो सेम ही रहे होते हैं। अगर थीमेटिक वे में देखें तो हम जो है चीजें सेम ही कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2021-22 के सिलेबस के हिसाब से जो आखिरी टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स। तो ये रिलेशन बिटवीन AMs एंड GMs हम निकालने जा रहे हैं। तो मान रखो कि हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है, हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM अगर हम निकाल रहे हैं तो लेट A एंड B are 2 numbers
दो नंबर्स हमने सपोज कर लिए। लेट ए बी AM and G B GM between A and B। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आएगी और G की वैल्यू क्या आएगी। तो A की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन होता है वो A+B/2 होता है, ठीक है। और जो GM होता है दो नंबर्स के बीच में वो होता है √A। ये आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे मान रखिए कि 2 है, 4 है और 6 है। ये एक AP में है, देखिए AP के 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये A है, ये B है, तो ये जो है A+B/2 है। और अगर आपके पास यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, तो ये GP बन रहा है विद कॉमन रेशियो 2। तो अगर आप देखें तो 2 इंटू 8 कितना होता है, 16। 16 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये निकलेगा। समझ में आया। तो आप देख लीजिए कि √AB से ये बीच वाला नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो किसी भी दो के केस में क्या हुआ, अगर AP है तो AM निकलेगा, तो A+B/2 निकलेगा। जबकि अगर ये A है, ये B है, तो ये देखिए √AB निकल रहा है। तो हम जो है इसी चीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको यूज करके हम रिलेशनशिप निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है देखिए, हमें ये पता करना है कि क्या रिलेशनशिप है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेसिकली हम अगर देखें तो इस सस्पेंस को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली रिलेशनशिप नहीं, हमें कंपेयर करना है दोनों के बीच में कि कौन बड़ा है, AP बड़ा है, AM बड़ा होता है या GM बड़ा होता है, ठीक है। तो उस चीज को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप करेंगे A-G। A-G लिख दिया आपने। A है A+B/2, A+B/2 और माइनस में कर दिया आपने √AB। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब जो है आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो 2 आएगा। यहां पर आ गया A+B -2 √AB। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये A जो है वो √A का स्क्वायर लिखा जा सकता है, B जो है √B का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और -2 √A √B, ठीक है। और अपॉन में जो है वो है 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, x + y का होल, x - y का होल स्क्वायर बन गया, राइट। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x² + y² -2xy, तो x - y का होल स्क्वायर है। तो बेसिकली ये हमें क्या दे जा रहा है, ये दे रहा है √A -√B का होल स्क्वायर, और अपॉन में तो 2 है। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर किसी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ये किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर आ गया और डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो बेसिकली हुआ क्या, मतलब A - G जो है हमारा वो आ गया > 0, है ना। ये > 0 हो सकता है। 0 भी कब हो सकता है, जब A और B दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम फिर भी केस ले लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि A - G जो है हमारा > A - G > 0 है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि A जो है वो > G है। अब A हमारा अरिथमेटिक मीन था,
और जी हमारा ज्योमेट्रिक मीन था। तो अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमें रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम निकालने के लिए जो है सिलेबस में वो है। अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि ये वाला कंसेप्ट मतलब एएम इज ग्रेटर देन जीएम बिटवीन टू नंबर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एक सेशन में पूरा सिलेबस 2021-22 का जो सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 का फॉर टर्म 1 क्लास 11 वो पूरा कर लिया। कंसेप्चुअली हमने सारी चीजें कवर कर ली जो हमें 2021-22 के सिलेबस में है। बहुत ही जल्द हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और साथ में हम जो है एमसीक्यूज के साथ भी मिलेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू की भी सीरीज शुरू हो जाएगी। अब पेपर राउंड द कॉर्नर है, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हम जो है जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं और फिर हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो एक सेशन वाला वन शॉट वाला वीडियो है, इसमें क्या है ना कि आपका कंसेप्ट जो है फॉर द बिगनर्स पहली बारी के लिए भी आपको यही वीडियो देखना है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब भी आपको यही वीडियो काम आएगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।